हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम कवर कर रहे थे 11th क्लास की फिजिक्स और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था तरलों की यांत्रिकी गुण, जो एनसीईआरटी पार्ट सेकंड में आता है। ठीक है, तो इसमें जो तरल दाब था वो हमने कवर कर लिया था। हमारा यहाँ चल रहा था द्रवों का प्रवाह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड। और इसका ये हमारा आज लेक्चर 3 है। इसके लेक्चर 2 हो चुके हैं, जिसमें हमने बर्नौली थ्योरम के स्टेटमेंट तक देख लिया था, समझ लिया था। आज हमें क्या करना है, आज हम बर्नौली थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो आज हमें बर्नौली थ्योरम का प्रूफ देखना है। बर्नौली थ्योरम क्या बताती है? बर्नौली थ्योरम यही बताती है कि अगर कोई लिक्विड है वो धारारेखीय प्रवाह में बह रहा है, आदर्श द्रव है वो धारारेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है, अर्थात दाब, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का जो योग होता है वो नियत रहता है, नियत रहता है। और इसकी जो इक्वेशन आती है वही मैंने आपको बता दी थी। इक्वेशन होती है 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस पी प्लस रो जी एच इक्वल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये है बर्नौली थ्योरम आपके सामने। बर्नौली थ्योरम जैसा कि मैंने आपको बताया था वही लिखा है। जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो इसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन, ये बात ध्यान देने वाली है, यहाँ हम चीज़ें जो लेंगे वो सारी एकांक आयतन में होंगी। एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का जो योग होता है वो नियत रहता है। ये बर्नौली थ्योरम है। इसे हमने लिखा P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच और बराबर नियतांक। ठीक, और ये बर्नौली थ्योरम हो गई। इसका हम आज प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ से पहले हम एक डायग्राम समझ लेते हैं। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। देखिए, यहाँ हमारे पास में एक आदर्श द्रव है जो धारारेखीय प्रवाह में बह रहा है, धारारेखीय प्रवाह में बहता है। और इसका जो पहला सिरा है ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। जो पहला सिरा है इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A1 है, दूसरे वाले का A2 है। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई है वो H1 है पृथ्वी तल से, और दूसरे वाले की H2 है। ठीक, यहाँ जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा वो P1 होगा, और जो दूसरा सिरा है उस पर P2 रहेगा, P2 रहेगा। और जो वेग होगा पहले सिरे पे, जो वेग होगा, वेग, द्रव का वेग, वो यहाँ V1 रहेगा और यहाँ V2 होगा। ठीक, तो ये जो हमारा A1 एरिया है, A1 ये ज़्यादा है A2 से, A2 से ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो जो भाई लिक्विड होता है वो लिक्विड होता है, वो अगर स्मॉल एरिया है तो वहाँ से वो तेज़ी से जाएगा, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा बड़ा कर दें तो यहाँ से वो धीमे से जाएगा, फिर धीमे से जाएगा। यानी कि अगर छोटा है तो वहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, कोई एरिया छोटा है तो वहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, और अगर कोई एरिया बड़ा है तो वो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। माना एक आदर्श द्रव, माना एक आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी कि दोनों में अंतर है, वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, धारा रेखीय प्रवाह में बहता है। नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद A1 और A2 हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था, जो पृथ्वी तल से H1 और H2 की ऊंचाई पर हैं, H1 और H2 की ऊंचाई पे हैं। तो ये H1 H2 ऊंचाइयों पर स्थित हैं। दाब P1 और P2 हैं, वेग V1 और V2 हैं। यहाँ A1 क्या है? A1 A2 से बड़ा है। यदि द्रव का घनत्व रो है, द्रव का घनत्व रो है, रो लेंगे हम द्रव का घनत्व, और सभी इकाइयाँ प्रति एकांक आयतन में लेंगे, सभी इकाइयाँ प्रति एकांक आयतन में लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों सिरों के लिए देखा। तो पहला सिरा है, पहले सिरे पर गतिज ऊर्जा K1 होगी, पहले सिरे पर गतिज ऊर्जा K1, दूसरे पर K2, स्थितिज ऊर्जा U1।
दूसरे पे U2 हो जानी है, और दाब P1 रहेगा पहले सिरे पे, दूसरे सिरे पे P2 हो जाता है। तो जो गतिज ऊर्जा है वो होगी हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहाँ गतिज ऊर्जा हाफ रो V2 स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा रो G H1 और ये रो G H2 हो जाएगी, और जो दाब है वो P1 रहेगा और P2 रहेगा, P1 P2। ठीक, आगे देखिए, अब हम बात करें गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो वृद्धि कैसे निकाली जाती है, वृद्धि कैसे निकालते हैं हम, हमें पता है भाई, जो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है उसमें से हम छोटी वाली को घटा देते हैं, तो ज़्यादा गतिज ऊर्जा K2 है और कम K1 है, तो K2 में से हम K1 को माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है भाई। मैंने बताया था जो A1 एरिया है वो बड़ा है A2 से बड़ा है, तो जो A2 एरिया है वो छोटा है, A2 छोटा है तो वहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, और वहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो वो K1 है, वो K2 है, और A1 पे K1 है, तो K2 ज़्यादा है इसलिए हमने K2 में से K1 को माइनस कर दिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी है, आपके सामने है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1 होगा, रो GH2 माइनस रो GH1। और बाह्य दाब के कारण द्रव पर जो कार्य किया जाता है वो क्या होगा, वो दाबांतर के बराबर हो जाएगा, कार्य जो होगा दाबांतर के बराबर होगा। और कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि जो कार्य है वो ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। ऊर्जा परिवर्तन कैसे निकालेंगे हम, गतिज ऊर्जा वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा वृद्धि दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को, यहाँ से ऊर्जा परिवर्तन निकल आएगा। चलिए देखते हैं आगे, ये देखिए, तो W बाह्य यानी कि जो कुल कार्य है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा E के, और यह हम डेल्टा K और डेल्टा U को ऐड कर देंगे, और जो हमारा W था वो किसके बराबर आ रहा था, वो हमारा P1 माइनस P2 के बराबर आ रहा था, दोनों की वैल्यू रख देंगे, ये डेल्टा K1 ये डेल्टा K की और ये डेल्टा U की वैल्यू हो गई। ठीक, और यहाँ से फिर 1 वाले फंक्शन हम एक तरफ ले लेंगे और 2 वाले फंक्शन एक तरफ लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 1 वाला फंक्शन है और ये भी 1 वाला फंक्शन है, दोनों माइनस में है, इन्हें इसके साथ ले आए, पहले इसे लाए तो रो GH1 हो गया, उसके बाद में इसे लेके आए तो रो 1/2 रो V1 स्क्वायर हो गया, प्लस में इधर आके, और ये माइनस का है तो ये इधर जाके प्लस का हो गया, बाकी ये दोनों यहाँ के यहीं रह गए। ठीक, तो ये बचा, और इसे हम ऐसे लिख देते हैं P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल कॉन्स्टेंट हो जाता है, नियतांक हो जाता है। तो ये बर्नौली थ्योरम यहाँ पे सिद्ध हो जाती है, यहाँ जो टर्म यूज़ हुए हैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूँ। देखिए, यहाँ हमारा जो P प्लस रो GH है उसे कहते हैं हम स्थैतिक दाब कहते हैं, और जो हाफ रो V होता है उसे हम गतिक दाब कहते हैं, ये गतिक दाब होता है। और यदि धारा रेखीय प्रवाह क्षैतिज हो जाए, क्षैतिज यानी कि ऐसी रहे तो H1 H2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से फिर हम P प्लस हाफ रो V लेंगे और रो G लेंगे, जो H था और V स्क्वायर था वो गायब हो जाएगा, ये एक स्पेशल कंडीशन हो जाती है। ठीक, आगे देखिए, अगर हमसे दाब, वेग और गुरुत्वीय शीर्ष के पदों में बर्नौली थ्योरम पूछी जाए, तो ये बर्नौली थ्योरम आपके सामने है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रो जी से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड में रो जी से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी रो जी, तो ये पूरा कांस्टेंट बन गया, नियतांक बन गया। अब सारा हटा देता हूँ मैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अब जो रो जी है, इस रो जी से ये रो जी कैंसिल, इस रो से ये रो कैंसिल, और ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ आ गया, तो P अपॉन में रो जी और V स्क्वायर अपॉन में 2G, और ये H रहेगा। तो ये क्या है, ये हमारा दाब शीर्ष है, P आ रहा है, इसमें वेग आ रहा है तो ये वेग शीर्ष है, और इसमें ऊंचाई आ रही है तो ये गुरुत्वीय शीर्ष हो जाता है, ये गुरुत्वीय शीर्ष होता है। ठीक, तो ये बर्नौली थ्योरम हो जाती है।
बर्नौली थ्योरम हो गई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद में। चलिए आज की वीडियो इतनी ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आपको ये बोरिंग लगने लगती है। इसलिए 10 से 11 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है, इतना काफ़ी है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बर्नौली थ्योरम बेटा एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती है, तो आप इसे अच्छे से याद करें, समझें। ठीक है, चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।